हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल साइंस चैप्टर 2 का एक नया सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है चार्ल्स का नियम। इसके पिछले वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे गैसों के गुण, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे वॉल्स का नियम और उससे कुछ बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल भी किए थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम, चार्ल्स के नियम की व्याख्या, केल्विन स्केल के रूप में चार्ल्स का नियम, और वीडियो के अंत में रहेगा कुछ बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नियम है क्या? चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स का नियम क्या है? ठीक है, नियम क्या है? चार्ल्स का नियम। तो हम लोग पढ़ रहे थे गैसों के गुण। तो गैसों के गुण संबंधित अलग अलग वैज्ञानिक आए थे, जिसमें आए थे बॉयल और जिसमें आज आए हैं चार्ल्स। और इन्होंने गैस से संबंधित ही अपना नियम दिया है। और वो नियम कब दिया था? सन 1757 ईस्वी में। तो इनका नियम क्या था? तो इनका ये नियम यह है कि स्थिर दबाव पर, ठीक है, इनका नियम क्या है? इनके नियम में दबाव स्थिर रहता है। जिस तरह से बॉयल के नियम में स्थिर था क्या? गैस की मात्रा और गैस का तापमान स्थिर था। लेकिन इनके नियम में क्या स्थिर है? इनके नियम में स्थिर है दबाव और मात्रा। स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने या घटाने पर गैस का आयतन अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ या घट जाता है। भाग बढ़ या घट जाता है। यह है चार्ल्स का नियम। नियम क्या है? स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का गैस का तापक्रम यदि हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, इस बार तापक्रम जो है वो स्थिर नहीं है बॉयल के नियम में, लेकिन तापक्रम स्थिर था, लेकिन इसमें तापक्रम स्थिर नहीं है। हम लोग यदि तापक्रम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे या फिर 1 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे, तो जो गैस का आयतन होगा वो अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ेगा या फिर घटेगा। अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस आयतन को बढ़ाएंगे तो गैस का आयतन अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाएगा। और यदि हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस गैस के आयतन को कम करेंगे, तो गैस का जो 1 डिग्री सेल्सियस गैस के तापक्रम को कम करेंगे, तो गैस का जो आयतन होगा वो अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273वां भाग कम हो जाएगा। आई बात समझ? यही नियम है, एकदम आसान सा नियम। क्या है? स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर या फिर घटाने पर गैस का आयतन अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। आई बात समझ में ना? सिंपल भाषा में अगर हम ये बोले कि मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का जो आयतन था वह कुछ 546 था। 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन कितना था? ये टेम्परेचर है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन कितना है? 546। आई बात समझ में? अब हम यदि हम टेम्परेचर को 0 डिग्री से 1 डिग्री बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को 0 डिग्री से 1 डिग्री क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो गैस का जो आयतन होगा वो अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाएगा। तो जो नया आयतन होगा वो क्या हो जाएगा? पहले तो 576 रहेगा ही, पहले तो 546 रहेगा ही। अब 546 का फिर बढ़ेगा
कितना? अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कितना है? 546। अब इसका 1/273वां भाग इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2, यानी कि 546 + 2 यानी कि 548 सीसी। अगर आयतन हम लोग सीसी में रख रहे हैं तो इतना हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस पर आयतन। और यही अगर हम लोग आयतन को टेम्परेचर को यदि हम 0 डिग्री से -1 डिग्री करते तो आयतन क्या होता? घट जाता। कितना घटता? अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/2। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन तो 546 ही था ना। अब इसका 1/273 2 हो रहा है तो 2 सीसी आयतन कम हो जाएगा अगर 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर को घटा रहे हैं। और यही अगर बढ़ा रहे हैं तो 2 सीसी आयतन बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए नियम की व्याख्या करते हैं। इस चीज को मिटा रहे हैं तो नियम की व्याख्या क्या है? नियम की व्याख्या। ओ भाई, माना 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी गैस का आयतन, 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन VCC है। 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन कितना है? VCC। CC जो है वो आयतन का इकाई है। 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन कितना है? VCC। आई बात समझ में ना? बढ़िया। अब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। इसीलिए 1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन कितना होगा? पहले तो भी था ना। अब क्या हो जाएगा? अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाएगा। तो पहले तो भी था, पहले भी सीसी था। अब बढ़ेगा कितना? 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273वां भाग। तो बढ़ेगा कितना? 0 डिग्री पर ये था, अब इसका 1/273वां भाग। आ रहा है समझ में? ठीक है। यानी कि इसमें से अगर हम भी को कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1/273 CC। ये हम लोग का टेम्परेचर हो रहा है, सॉरी आयतन हो रहा है। आया कि नहीं समझ में? आई बात समझ में ना? चलिए ठीक है। तो ये होगा। अगर हम इसी को 2 डिग्री पर करेंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन कितना हो जाएगा? V का 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना था, ठीक है। अब देखिए जब 1 डिग्री यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना है? 1 है, ठीक है। इस तरह से समझना है। 1 डिग्री यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना है? 1 है। 2 डिग्री पर तो जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 सीसी, ठीक ना। अगर T डिग्री पर है तो अच्छा मान लीजिए कि -1 डिग्री रख रहे हैं। -1 डिग्री पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर जब +1 था तो यहाँ पर +1, अगर माइनस रहेगा तो -1 सीसी। घट जाएगा आयतन, माइनस रहता है आयतन घट। अच्छा T डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन कितना हो जाएगा? V का 1 - देखिए यहाँ पर जब 1 है तो यहाँ पर 1, 2 है तो यहाँ पर 2, -1 है तो यहाँ पर -1 और T है तो यहाँ पर T होगा। T है तो यहाँ पर T/273 CC। दिख रहा है नीचे? दिख रहा है। ओ नो, चार्ल्स का नियम। बस ठीक है। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा चार्ल्स का नियम, ठीक है। आई बात समझ नियम की व्याख्या। फटाफट इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, इसके बाद इसको मिटाएंगे। ठीक, अब है चार्ल्स के नियम से परम शून्य तापक्रम की प्राप्ति।
चार्ल्स के नियम से परम शून्य तापक्रम की प्राप्ति। अब ये परम शून्य तापक्रम क्या है? परम शून्य तापक्रम क्या है तो अभी बताएंगे कि परम शून्य तापक्रम क्या है। चार्ल्स के नियम क्या है कि यदि हम लोग टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे तो आयतन भी कम होगा। कितना कम होगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273 भाग। और यदि हम लोग टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273वां भाग जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। आई बात समझ में ना? चलिए ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस, जो सेल्सियस होता है वो तापमान की इकाई होता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करने पर एक काम करते हैं, पहले हम चार्ल्स का नियम दोबारा से यहाँ पर लिखते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। चार्ल्स का नियम क्या है? स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने या घटाने पर गैस का आयतन अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ या घट जाता है। ठीक है, ये था ना हम लोगों का। तो हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन क्या निकाले थे? V × 1 - 1/273 cc, ये निकाले थे 1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन। ठीक है, T डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा? V × 1 - T/273, सॉरी माइनस है ना, यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस हो जाएगा cc। ठीक है, और -1 डिग्री पर गैस का आयतन क्या होगा? V × 1 - 1/273 cc। ठीक है ना? जरा सोचिए, 1 है तो +1, T डिग्री है तो T डिग्री, -1 है तो -1। अगर टेम्परेचर रहेगा -273 डिग्री तो -273 डिग्री रहे तो क्या हम यहाँ पर -273 को यहाँ पर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख ही सकते हैं। देखिए -1 है तो यहाँ पर -1 आया है, अगर -273 रहेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? -273। अब यहाँ से 273 कट गया। V × 1 - 1, ओ नो, V × 0 यानी कि 0 cc। 1 डिग्री पर आयतन इतना था, T डिग्री पर आयतन इतना हुआ, -1 डिग्री पर आयतन इतना हुआ, और -273 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 0 हो गया। -273 डिग्री पर आयतन कितना हो गया? 0 हो गया। आई बात समझना? तो -273 डिग्री सेल्सियस ही क्या है? परम शून्य तापक्रम है। -273 डिग्री सेल्सियस ही क्या है? परम शून्य तापक्रम है। आई बात समझ में ना? तो परम शून्य तापक्रम क्या है? वह तापक्रम, कौन सा तापक्रम? वह तापक्रम जिस पर सभी गैसों का आयतन गणितीय रूप से शून्य हो जाता है, उस तापक्रम को कौन सा तापक्रम कहते हैं? परम शून्य तापक्रम कहते हैं। वह तापक्रम जिस पर सभी गैसों का आयतन गणितीय रूप से शून्य हो जाता है, उस तापक्रम को कौन सा तापक्रम कहते हैं? परम शून्य तापक्रम कहते हैं। तो परम शून्य तापक्रम को हम लोग चार्ल्स के नियम से इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए परम शून्य तापक्रम का डिफिनेशन भी लिख देते हैं। तो परम शून्य तापक्रम, शून्य तापक्रम क्या है? परम शून्य तापक्रम तो वह तापक्रम जिस पर सभी गैसों का आयतन गणितीय कहाँ अटक रहे यार, गणितीय रूप से शून्य हो जाता है, वह तापक्रम जिस पर सभी गैसों का आयतन गणितीय रूप से शून्य हो जाता है उसे परम शून्य तापक्रम कहते हैं। आई बात समझना कि परम शून्य तापक्रम किसे कहते हैं? वह तापक्रम जिस पर सभी गैसों का आयतन गणित, अभी आप लोगों को दिखाए थे -273 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कितना हो जा रहा था? शून्य, गणितीय रूप से शून्य हो रहा था। इसलिए -273 डिग्री सेल्सियस जो तापक्रम है वो कौन सा तापक्रम है? परम शून्य तापक्रम है। परम शून्य तापक्रम कहते हैं। इसका मान कितना होता है? परम शून्य तापक्रम का मान, इसका मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। दिख रहा है? सही है, ठीक है। लेकिन क्या है कि परम शून्य तापक्रम का मान गणितीय रूप से शून्य हो जाता है, केवल गणितीय रूप से ही शून्य होता है, ऐसे वास्तव में संभव नहीं है। वास्तव में -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन कभी शून्य नहीं हो सकता, केवल गणितीय रूप से ही शून्य हो सकता है, वास्तव में शून्य नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि जब हम लोग गैस के ये तापक्रम को कम करेंगे तो गैस का तापक्रम कम होते होते -273 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर पहुंचने के पहले ही गैस या तो द्रव में बदल जाएगा और या फिर ठोस हो जाएगा। तब तो वो गैस नहीं ना रहा। अरे भाई, जब वो गैस को हम लोग गैस में कब बदलता है? जब हम लोग ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में बदलता है, और द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में बदलता है। ठीक उसी तरह जब हम लोग गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलेगा ना, और द्रव को और ठंडा करेंगे तो ठोस में बदल जाएगा। आई बात समझ में ना? तो जब हम लोग गैस के तापक्रम को कम करते हैं तो गैस जो है -273 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर पहुंचने के पहले ही वो द्रव में बदल जाता है या तो ठोस में बदल जाता है। लेकिन चार्ल्स का नियम केवल गैस के लिए ही है, ठोस और द्रव के लिए नहीं है। इसलिए गैसों के लिए -273 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को पाना ही असंभव है। आई बात समझ में ना? चलिए ठीक, इस चीज को लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में रहता भी है। क्या क्वेश्चन रहता है कि -273 डिग्री सेल्सियस तापक्रम या फिर परम शून्य तापक्रम, परम शून्य तापक्रम को गैसों के लिए पाना असंभव है। क्यों असंभव है? क्यों? ये क्वेश्चन रहता है। ठीक, परम शून्य तापक्रम को गैसों के लिए पाना असंभव है। क्यों? संभव नहीं है। क्यों? तो इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि -273 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर पहुंचने के पहले ही, इसका कारण यह है कि गैसों का -273 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर पहुंचने के पहले ही सभी गैस द्रवीभूत होकर, मतलब द्रवावस्था में बदलकर, द्रवीभूत या जमकर
जमकर ठोस में बदल जाती है तथा चार्ल्स का नियम केवल गैसों के लिए होता है। चार्ल्स का नियम केवल गैसों के लिए लागू होता है। ठोस तथा द्रव के लिए लागू नहीं होता। अतः गैसों के लिए -273 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को पाना, यानी कि परम शून्य तापक्रम, इसको मिटाकर परम शून्य लिख दे रहे हैं। परम शून्य तापक्रम को पाना असंभव है। परम शून्य तापक्रम को पाना असंभव है, लिख लीजिएगा ना। इसका कारण यह है कि -273 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर पहुंचने के पहले ही सभी गैस द्रवीभूत यानी कि द्रव अवस्था में या फिर जमकर ठोस में बदल जाते हैं। लेकिन चार्ल्स का नियम केवल गैसों के लिए ही लागू होता है, द्रव और ठोस के लिए लागू नहीं होता। अतः -273 डिग्री यानी कि परम शून्य तापक्रम को गैसों के लिए पाना असंभव है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो कि आता रहता है अक्सर। इसके बाद होता है कि परम शून्य तापक्रम को परम क्यों कहते हैं। इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम करवाएंगे परम शून्य तापक्रम को परम क्यों कहते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन जो है कि परम शून्य तापक्रम को, क्वेश्चन है परम शून्य तापक्रम को परम, चरम या निरपेक्ष तापक्रम क्यों कहते हैं। निरपेक्ष तापक्रम क्यों कहते हैं। क्या कारण है कि परम शून्य तापक्रम को परम कहा जाता है, चरम कहा जाता है, निरपेक्ष तापक्रम कहा जाता है। तो क्या इसका कारण है? तो इसका कारण यह है कि आंसर लिख रहे हैं यहां पर। इसका कारण यह है कि ब्रह्मांड में -273 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम का अस्तित्व संभव नहीं है। अस्तित्व संभव नहीं है। -273 डिग्री से यदि तापक्रम कम हुआ तो उसका अस्तित्व ब्रह्मांड में संभव नहीं है। साथ ही साथ यह तापक्रम यानी कि यह तापक्रम -273 यह तापक्रम पदार्थ के किसी विशेष गुण पर, पदार्थ के किसी विशेष गुण पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए करता है। इसीलिए परम शून्य तापक्रम को, इसीलिए परम शून्य तापक्रम को परम तापक्रम कहते हैं। आई बात समझ में ना? इसीलिए परम शून्य तापक्रम को परम कहते हैं, क्योंकि -273 डिग्री से कम तापक्रम का अस्तित्व नहीं है और यह तापक्रम जब पदार्थ के किसी विशेष गुण पर निर्भर भी नहीं करता, इसीलिए इस तापक्रम को क्या कहते हैं? परम शून्य तापक्रम कहते हैं।
आई बात समझ में ना? तो ये तो हो गया हम लोग का परम शून्य तापक्रम। परम शून्य तापक्रम का एक और डिफिनेशन गैस के अनुगति सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? परम शून्य तापक्रम का एक और डिफिनेशन गैस के अनुगति सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? तो उसका भी लिख देते हैं कि गैस के अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापक्रम किसे कहते हैं? परम शून्य तापक्रम किसे कहते हैं? गैस के अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापक्रम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई? किसे कहते हैं? गैस के अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापक्रम किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है हम लोगों का। तो आंसर इसका क्या होगा? ये क्वेश्चन आंसर क्या होगा? तो वह तापक्रम जिस पर सभी गैसों की गति शून्य हो जाती है, उस गैस को हम लोग उस तापक्रम को हम लोग कौन सा तापक्रम कहते हैं? परम शून्य तापक्रम कहते हैं। और ये जो डिफिनेशन है वो गैस के अनुगति सिद्धांत के अनुसार है। गति जो है वो शून्य हो जा रही है, और किस टेम्परेचर पर? -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गैस का गति, गैस के अणुओं की गति शून्य हो जा रही है। तो यह जो टेम्परेचर होगा वो परम शून्य तापक्रम होगा। तो अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापक्रम क्या है? वह तापक्रम जिस पर सभी गैसों की अणुओं की गति, सभी गैसों के अणुओं की गति, अणुओं की गति शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। वह तापक्रम जिस पर सभी गैसों की अणुओं की गति शून्य हो जाती है, उस तापक्रम को, उसे परम शून्य तापक्रम कहते हैं। परम शून्य तापक्रम कहते हैं। आई बात समझ में ना? उसे क्या कहते हैं? परम। और सही बात है भाई, अगर हम लोग टेम्परेचर को, गैस के टेम्परेचर अगर हम लोग कम करेंगे तो अणुओं की गति क्या होता है? कम होते जाता है। और टेम्परेचर को बढ़ाने से गैस के अणुओं की गति क्या होती है? बढ़ती है। और -273 डिग्री सेल्सियस तक आते हैं तो गैस के अणुओं की गति ही एकदम क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। गैस की अणुओं की गति एकदम मूव करेगा ही नहीं, पूरा गैस के अणुओं की गति क्या हो जाएगी? शून्य। तो वह तापक्रम जिस पर सभी गैसों की अणुओं की गति शून्य हो जाती है, उस तापक्रम कौन सा तापक्रम कहते हैं? परम शून्य तापक्रम कहते हैं। आई बात समझ में ना? फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मिटा रहे इस चीज को। इसके बाद होता है परम स्केल। इसके बाद कौन सा स्केल होता है? परम स्केल। परम स्केल, जिसको हम लोग केल्विन स्केल भी बोलते हैं। तो देखिए, तापक्रम को मापने के लिए 3 तरह का स्केल होता है। एक होता है केल्विन स्केल, एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल, और एक होता है सेल्सियस स्केल। आई बात समझ में ना? एक होता है केल्विन स्केल, एक होता है, चलिए यहाँ पर सेल्सियस स्केल लिख दे रहे हैं, सेल्सियस स्केल, और एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल। ये 3 तरह के स्केल होते हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। और इन सभी स्केलों में उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु जो है वो अलग अलग होता है। अगर हम बात करेंगे सेल्सियस स्केल में, तो सेल्सियस जो स्केल होता है, उसमें सबसे निम्न नियत बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो सबसे उच्च नियत बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगर हम बात करेंगे फ़ारेनहाइट स्केल में, किस स्केल में? फ़ारेनहाइट स्केल में। तो फ़ारेनहाइट स्केल में सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट स्केल है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे केल्विन स्केल, कौन सा स्केल? यदि हम लोग बात करेंगे केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल में सबसे निम्न नियत बिंदु क्या होता है?
तो परम स्केल का जो निम्न नियत बिंदु होता है वह कितना होता है 273 के। जो निम्न नियत बिंदु होता है वो कितना होता है 273 के, और जो उच्च नियत बिंदु होता है वो कितना होता है 373 के। परम स्केल का निम्न नियत बिंदु 273 के और उच्च नियत बिंदु क्या होता है 373 के। तो ये 3 तरह के स्केल होते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। K फॉर केल्विन, C फॉर सेल्सियस और F फॉर फ़ारेनहाइट। केल्विन को हम लोग डिग्री एब्सोल्यूट भी लिखते हैं, हम K लिख सकते हैं या फिर 273 डिग्री एब्सोल्यूट भी लिख सकते हैं। K लिख सकते हैं या फिर 373 डिग्री एब्सोल्यूट भी लिख सकते हैं। ये इसका यूनिट होता है। आई बात समझ में ना? तो देखिए केल्विन स्केल में हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस के स्थान पर क्या रखे हैं 273 के, यही ना। केल्विन स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस के स्थान पर क्या रखे हैं 273 के, यानी कि 273 के को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एज ए 0 डिग्री सेल्सियस के रूप में। तो परम स्केल क्या है? तो वह स्केल, परम स्केल का डेफिनेशन लिख रहे हैं, वह स्केल जिसमें 273 केल्विन को 0 डिग्री सेल्सियस मानकर गठित किया गया है, गठित किया गया है। वह स्केल जिसमें 273 के को 0 मानकर गठित किया गया है उसे परम स्केल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परम स्केल कहते हैं। आई बात समझ में ना? अच्छा, अगर 273 के से भी अगर हम लोग नीचे में जाएंगे, 273 के से भी अगर हम लोग नीचे में जाएंगे, मान लो कि नीचे में आते गए और 0 के आ गए, तो जब इसका वैल्यू 0 के होगा, दिख रहा है यहाँ पर, जब इसका वैल्यू ओके नहीं लिखे हैं, यहाँ पर 0 के लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 0 के। ठीक है, जब इसका वैल्यू 0 के होगा तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है? तो इसका वैल्यू उस समय होगा -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इसका डेफिनेशन ये भी हो सकता है, वह स्केल जिसमें -273 डिग्री सेल्सियस को 0 के मानकर गठित किया गया है, गठित किया गया है, उसे परम स्केल कहते हैं। परम स्केल कहते हैं, उसे परम स्केल कहते हैं। आई बात समझ में ना? उसे क्या कहते हैं? परम स्केल कहते हैं। ठीक, अब ये परम स्केल और सेल्सियस स्केल में संबंध क्या है यहाँ पर लिख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन परम स्केल बिटवीन परम स्केल और सेल्सियस दिखेगा सेल्सियस स्केल में संबंध, स्केल में संबंध, परम स्केल और सेल्सियस स्केल में संबंध। तो क्या है, दिख रहा है कि नहीं? परम स्केल और सेल्सियस स्केल में संबंध क्या है? तो क्या संबंध है, इस चीज को हम यहां से ले जाकर यहां पर बता रहे हैं कि परम स्केल और सेल्सियस स्केल में क्या संबंध है। तो इसका क्या संबंध है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू T प्लस 273, ये संबंध है। याद रहेगा ना? बस इस चीज को याद रखना है, T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू T प्लस 273, T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू T प्लस 273, और ये जो T प्लस 273 आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा K, केल्विन। आई बात समझ में ना? अगर सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में बदलना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? 273 को ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए कि 1 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, किस में बदलना है?
केल्विन बदलना है। तो क्या करेंगे, बस 1 डिग्री में 273 को जैसे ही ऐड करेंगे ये 1 डिग्री बदल जाएगा किसमें, केल्विन में, यानी कि कितना हो गया 274 केल्विन। आई बात समझ में। अगर मान लीजिए कि 5 डिग्री सेल्सियस को बदलना है केल्विन में, तो कैसे बदल सकते हैं, बस 5 में जैसे ही 273 को ऐड करेंगे किसमें बदल जाएगा, वो केल्विन में बदल जाएगा। ठीक, तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 को ऐड करते हैं। ठीक उसी तरह यदि केल्विन से सेल्सियस में बदलना होगा तो किसमें, केल्विन से यदि सेल्सियस में बदलना होगा तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ये है कि 283 केल्विन को बदलो डिग्री सेल्सियस में, किसमें बदलना है, डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे बदल सकते हैं, तो केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस बार 273 को घटा देते हैं। तो जैसे ही हम लोग 273 को घटाएंगे, जैसे ही हम लोग 273 को घटाएंगे ये केल्विन किस में बदल जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। कितना घट कर आ रहा है, 3 में से 3 घटा 0, 8 में से 7 घटा 1 और 2 में से मतलब 10 डिग्री केल्विन, 10 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में ना, आया कि नहीं समझ में, मेरे को उम्मीद हो कि समझ में आ गया होगा। बस इस रिलेशन को याद रखना है। क्वेश्चन यह रहता है एग्जाम में कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या संबंध है, तो संबंध क्या है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू T + 273। जो भी टेम्परेचर केल्विन में दिया रहेगा उसको केल्विन, जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया रहेगा उसको केल्विन बदलने के लिए 273 उसमें ऐड कर देता है, और केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं मित्रों, तो क्या करते हैं 273 को घटा देते हैं। आई बात समझ में ना, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन देंगे इसके बाद। तो क्वेश्चन ये है मित्रों, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। तो क्वेश्चन है 30 डिग्री सेल्सियस तथा 303 या फिर 300 केल्विन में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। 30 डिग्री सेल्सियस तथा 300 केल्विन में बड़ा कौन है। 300 और ये 30, ये बड़ा लग रहा है, बड़ा लग रहा है क्या, ऐसे नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि इसका यूनिट डिग्री सेल्सियस में और इसका यूनिट केल्विन में है, दोनों का यूनिट अलग अलग है। सेम यूनिट में कर देखते हैं, उसके बाद आसानी से पता लगा लेंगे। एक काम करते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 30 में जैसे ही हम लोग 273 को ऐड करेंगे ये केल्विन बदल जाएगा, और 30 + 273 कितना होता है, ये होता है 303 के, 303 ही ना के होता है, तो ये कितना होगा 303 के। तो 30 डिग्री सेल्सियस बराबर 303 के, और यहाँ पर है 300 के। अब बताओ मेरे को कि 30 डिग्री सेल्सियस बड़ा है कि 300 के बड़ा है, बिल्कुल 30 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, 30 डिग्री सेल्सियस मतलब 303 केल्विन, और ये तो केवल 300 केल्विन है ना, तो ये बड़ा ही हुआ। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः 30 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, ना कि नंबर देखकर बोलना, पहले कन्वर्ट करना उसके बाद। आई बात समझ में ना। अब क्वेश्चन ये है कि दूसरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से। तो दूसरा क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस और 300 के में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। 27 डिग्री सेल्सियस और 300 के में बड़ा कौन है, ऐसे तो बड़ा नहीं कर पाएगा, पता नहीं लगा भी। एक काम करते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो 27 + 273 केल्विन यानी कि 300 केल्विन। 27 डिग्री बराबर कितना केल्विन, 300 केल्विन, और यहाँ पर भी कितना केल्विन है, 300 केल्विन। दोनों में से बड़ा कौन है भाई, अरे यार दोनों बराबर है, दोनों क्या है, दोनों बराबर है। आई बात समझ में ना। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद केल्विन स्केल के रूप में काम करते हैं, इस चीज को भी मिटा ही देते हैं। ये क्यों रहेगा,
केल्विन स्केल के रूप में चार्ल्स का नियम। तो क्या है केल्विन स्केल के रूप में चार्ल्स का नियम? मतलब चार्ल्स के नियम को ही प्राप्त करना है लेकिन केल्विन स्केल के रूप में। तो चलिए प्राप्त करने स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में 3 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आता है कि केल्विन स्केल के रूप में चार्ल्स के नियम को प्राप्त कीजिए। केवल बस केल्विन स्केल के रूप में चार्ल्स का नियम लिखने के लिए बोलेगा तो मात्र वो 1 मार्क्स का आएगा, केवल आप लोग नियम को लिख लीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा कि केल्विन स्केल के रूप में चार्ल्स के नियम को प्राप्त कीजिए, तो आप लोगों को पूरा प्राप्त कर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एकदम आसान स्टेप में बता रहे हैं। वैसे वैसे आप लोग अगर फॉलो करिएगा तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। चलिए ठीक है, मान रहे हैं कि माना 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन VCC। 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन कितना मान लिए? VCC। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? अब मान रहे हैं V0cc। T1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन जो है उसको हम लोग मान लिए V1cc और T2 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन मान लिए V2cc। ये सब मान लिए ना? चलिए ठीक है, अब है चार्ल्स के नियम के अनुसार। चार्ल्स के नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या हम लोग लिख सकते हैं? तो चार्ल्स के नियम के अनुसार T1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा? T1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन जो है चार्ल्स के नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम के अनुसार T1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन कितना हो जाएगा? तो T1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन जो होगा वो अपने 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273 बढ़ जाएगा। तो पहले आयतन कितना था? T1 डिग्री सेल्सियस पर आयतन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273 भाग बढ़ जाएगा। तो पहले आयतन मान लीजिए कि V था, V0, अब अपने आयतन का 1/273 भाग बढ़ जाएगा, यानी कि V0 इंटू 1 प्लस, ऐसे नहीं ये होगा। जब कैलकुलेशन किए थे तो V0 इंटू 1 प्लस T1 बटे में 273। चल ही नहीं रहा है, ये ना होगा? ठीक है, यानी कि V0 इंटू 1 प्लस 273। तो T1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन ये होगा चार्ल्स के नियम के अनुसार। ये तो हम लोग सीखे थे ना कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर 1 था तो यहाँ पर 1 रहेगा, 2 रहेगा तो यहाँ पर 2 रहेगा, T1 होगा तो यहाँ पर T1 होगा। ठीक है, तो T1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन कितना होगा? इतना cc। और यहाँ पर T1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन कितना था? V1cc, यानी कि ये V1cc बराबर है इतना। अरे भाई, T1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन इतना, और यहाँ पर T1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन V1cc हम लोग पहले ही मान चुके हैं, यानी कि ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए V1 बराबर V0 इंटू 1 प्लस T1 बटे में 273। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। V1 बराबर V0 इंटू 273 प्लस T1 बटे में 273। ठीक है, अच्छा ये डिग्री सेल्सियस था ना, ये डिग्री सेल्सियस था और इसमें 273 जोड़ रहे हैं, तो क्या ये परम तापक्रम में बदल गया? अगर ये डिग्री सेल्सियस था और इसमें 273 जोड़ रहे हैं तो क्या ये परम तापक्रम में बदल गया? बिल्कुल बदल गया। तो इसके बराबर हम लोग क्या ये लिख सकते हैं कि V1 इंटू इस पूरे के जगह पर हम मान ले रहे हैं क्या? T1 बटे में 273। इस पूरे के जगह पर क्या मान लिए? T1 बटे में 273। अब यहाँ पर मान ले रहे हैं कि माना, क्या माना भाई? माना T1 इक्वल टू स्मॉल T1 प्लस 273, जहाँ पर ये T1 क्या है? परम तापक्रम है, परम शून्य तापक्रम है, तापक्रम। ठीक है ना? आ रहा है समझ में? आ रहा है ना समझ में? ठीक है, उसी तरह से पुनः T2 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन चार्ल्स के नियम के अनुसार कितना होगा? पहले तो आयतन V0 था, अब यहाँ पर अगर T2 टेम्परेचर है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? T2 बटे में 273 cc। अगर 1 था तो 1 होता था, T1 रहेगा तो T1 और T2 रहेगा तो T2।
आए समझ में ना? चलिए ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो V0 इंटू 273 प्लस T2 बटे में 273 cc दिख रहा है? नहीं दिखा। इस चीज़ को यहाँ पर कर दे रहे हैं, V0 इंटू 273 प्लस T2 बटे में 273 cc। ठीक है, फिर से अब इस चीज़ को ऊपर में कर देंगे। अच्छा, इस चीज़ को इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप देखिए T2 डिग्री सेल्सियस है और उसमें 273 जोड़ रहे हैं, तो क्या ये पूरा परम तापक्रम में बदल गया? बदल गया। तो T2 डिग्री पर तापक्रम, ये आयतन कितना है? इतना। और यहाँ पर हम लोग T2 डिग्री पर आयतन कितना मान लिए? V2। तो क्या ये और ये एक दूसरे के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V2 बराबर V0 इंटू 1 प्लस 273 प्लस T1 बटे में 273 cc। अब V0 इंटू इस पूरे को हम मान ले रहे हैं T2 बटे में 273, T2 बटे में 273 cc। अब यहाँ पर मान ले रहे हैं कि माना T2 प्लस इक्वल टू 273 प्लस T2। ऐसा समझना। और ये हो गया इक्वेशन क्या है मेरा? ये हो गया इक्वेशन 2। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? इक्वेशन 2। अब हम एक काम कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड दे रहे हैं। इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं, या फिर समीकरण 1 को 2 से डिवाइड दे रहे हैं, कोई भी आप कर सकते हो। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 ये है, और समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 ये है। यानी कि V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू V0 T1 बटे में 273 पूरा के बटे में V0 इंटू T2 बटे में 273। V0 कट गया, 273 कट गया, यहाँ से मेरा यहाँ पर आ रहे हैं। यानी कि V1 बटे में V2 इक्वल टू T1 बटे में T2। आए समझ में ना? V1 बटे में V2 इक्वल टू T1 बटे में T2। और ये तो 2 गैसों के लिए है, तीसरा गैस रहेगा तो आई समझ में ना? V1 बटे में V2 इक्वल टू T1 बटे में T2। यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V1 को बढ़ाएंगे तो T1 भी बढ़ेगा, V2 को बढ़ाएंगे तो T2 भी बढ़ेगा। ये 2 फार्मूला आया है हम लोगों को इस नियम से। और नियम भी हम लोग यहाँ पर अब लिख सकते हैं। नियम क्या है? स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उसके परम तापक्रम के सीधे समानुपाती होता है। स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उसके परम तापक्रम के क्या होता है? सीधे समानुपात होता है। ठीक ना? इस नियम को हम लोग चलिए लिख रहे हैं कि परम, ये वाला नियम क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे। केल्विन स्केल के रूप में चार्ज का नियम क्या होगा, उस चीज़ को यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन परम तापक्रम के सीधे समानुपाती होता है। सीधे समानुपाती होता है। बस ये नियम है जिसको हम लोग को याद रखना है। नियम क्या है? दिख रहा है? आहा, बस ये नियम क्या है? स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन परम तापक्रम के सीधे समानुपात होता है। ठीक है, फटाफट इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। पूरे 3 मार्क्स का आता है। पहले ये वाला स्टेप है, सबको मान लेना है। उसके बाद चार्ज के नियम से ये वाला हम लोग को करना है और इसके बराबर इसको दिखाना है।
और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही 273 प्लस T2 आएगा या फिर 273 प्लस T1 आएगा, इसके बराबर हम लोग T1 मान लेंगे और इसके बराबर हम लोग T2 मान लेंगे। उसके बाद समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करेंगे, हम लोग का रूल आ जाएगा। आए समझ में ना? चलिए बढ़िया। इसके बाद चार्ल्स के नियम में 3 ग्राफ है और वो 3 ग्राफ क्या क्या है। तो ग्राफ हम लोग बॉयल्स के नियम का ग्राफ पढ़े थे, चार्ल्स के नियम का भी ग्राफ है और वो ग्राफ क्या है। तो इसमें भी 3 तरह का ग्राफ है। एक है V, पहला ग्राफ है V वर्सेस स्मॉल t, दूसरा ग्राफ है V वर्सेस कैपिटल T और तीसरा ग्राफ है V वर्सेस P। यहाँ पर V आयतन है, यहाँ पर V क्या है, टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर V आयतन और T क्या है, टेम्परेचर जो कि परम तापक्रम। कैपिटल T मतलब परम तापक्रम और यहाँ पर V मतलब आयतन और P मतलब दबाव। तो पहला V वर्सेस T का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, यदि हम लोग V को और T को, यदि हम लोग V को y एक्सिस में और T को x एक्सिस में रखेंगे। V को रख रहे हैं, V मतलब आयतन, आयतन को रखेंगे y एक्सिस में और तापक्रम को रखेंगे कौन से एक्सिस में, x एक्सिस में। तो जो रेखा प्राप्त होगा V वर्सेस T का, वह एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगा। आई बात समझ में ना? तो यहाँ इसके बारे में लिख रहे हैं, स्थिर दबाव पर, यहाँ पर कलरिंग चौक देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। स्थिर दबाव पर, स्थिर दबाव पर गैस का आयतन V को y एक्सिस तथा स्मॉल t यानी कि तापक्रम को x एक्सिस में रखने पर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी, जिसे क्या कहेंगे, जिसे आइसोबार कहते हैं। तो ये है V वर्सेस स्मॉल t का ग्राफ। अब बारी है V वर्सेस कैपिटल T। कैपिटल T मतलब परम तापक्रम, कैपिटल T का मतलब क्या होगा, परम तापक्रम। तो ये अगर आयतन को भी y एक्सिस पर और तापक्रम को x एक्सिस पर रखेंगे, और चूंकि यह परम तापक्रम है तो परम तापक्रम जो है उसका हम लोग शुरुआत करेंगे -273 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पर मान लीजिए 1 डिग्री, फिर यहाँ पर 2 डिग्री, फिर यहाँ पर आएगा -1 डिग्री, यहाँ पर 0, इसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाएगा। यहाँ भी अगर हम लोग तापक्रम को बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होता है, बढ़ते जाता है। तापक्रम को बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ते ही जाएगा। तापक्रम को बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जो ग्राफ प्राप्त होगा वो कुछ इस तरह का प्राप्त होगा। आई बात समझ में ना? स्थिर दबाव पर गैस का तापक्रम बढ़ाने से जो रेखा प्राप्त होती है, वह सीधी होगी।
वह सीधी होगी। आई समझ में। और अपना लास्ट जो ग्राफ है वह V वर्सेस P ग्राफ नहीं है, वह ग्राफ है P वर्सेस T ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? P वर्सेस T ग्राफ, P वर्सेस कैपिटल T ग्राफ। ठीक है, तो यदि हम लोग टेम्परेचर को x एक्सिस पर और दबाव को y एक्सिस पर पुट करेंगे और आयतन को स्थिर रखेंगे, तो जो रेखा प्राप्त होगी वह एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। वह रेखा कैसे प्राप्त होगी? सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। यदि आयतन स्थिर रहेगा, क्या लिखा गया है? आयतन स्थिर होगा तो गैस का तापक्रम बढ़ाने से दबाव भी बढ़ता है। तो यह कुछ रेखा प्राप्त होगा और रेखा कैसा होगा? सीधी होगा। तो ये हुआ चार्ल्स के नियम में 3 ग्राफ। इस तीनों ग्राफ को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगर V वर्सेस T ग्राफ रहेगा तो ये वाला सीधी रेखा होगा, V वर्सेस कैपिटल T रहेगा तो ये होगा, और P वर्सेस T रहेगा तो इस तरह का ग्राफ होगा। आया बात समझ में ना? इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, जो कि करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल बाय, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।